छात्रों नमो नमः। मैं नितिन शुक्ल संस्कृत ज्ञानामृतम के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं पीयूषम भाग एक बिहार बोर्ड में जो संस्कृत की पुस्तक लगती है उसमें पांचवा जो पाठ है संस्कृतस्य महिमा। संस्कृतस्य महिमा नामक पाठ को पढ़ने के लिए आज हम लोग पुनः प्रस्तुत हुए हैं और यह जो पांचवा पाठ है उसका नाम संस्कृतस्य महिमा है, अर्थात संस्कृत की महिमा के बारे में कुछ बताया गया है। और वह जो बताया गया है वह कहानी के रूप में कुछ पात्रों को प्रस्तुत किया गया है, कुछ पात्रों को उपस्थित किया गया है और उन पात्रों के बारे में, इस संस्कृत की महिमा के बारे में बताया गया। तो अध्येताओं, आज हम लोग इसी पंचम पाठ का अध्ययन करेंगे। उससे पूर्व मैं एक सूचना आपको दे दूं कि इस चैनल पर बिहार बोर्ड में जो लगने वाले कक्षा 9, 10, 11, 12 की जो पुस्तकें हैं उन सभी पुस्तकों का विस्तृत अध्ययन हो रहा है और अध्ययन होने के उपरांत में इन सब की प्रश्नोत्तरी भी करवाऊंगा। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। संस्कृत ज्ञानामृतम नामक जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य ही दबा दें ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो प्रस्तुत किए जाएं, अपलोड किए जाएं, वो आपको प्राप्त हो सकें। तो साथियों, आइए अविलंब हम लोग इस पाठ का प्रारंभ करते हैं। पंचमः पाठः अर्थात पांचवा पाठ और पांचवें पाठ का क्या नाम है? संस्कृतस्य महिमा। ये देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। संस्कृतस्य महिमा, संस्कृत की महिमा। जो संस्कृत है उसकी महिमा क्या है उसके बारे में कुछ बताया गया है। तो आज हम लोग उसी का अध्ययन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। लिखा हुआ है यहाँ से एक पूर्ण विराम तक पढ़ेंगे, यहाँ से एक पूर्ण विराम तक। तो ये पहला पूर्ण विराम हम लोगों को दिख रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है गुरु शिष्य मध्य संस्कृत कक्षायां संस्कृत भाषायाः महत्व विषये रोचकः संवादः पाठेस्मिन् वर्तते। कह रहे हैं कि पाठेस्मिन् वर्तते, इस पाठ में है। यहाँ लास्ट में देखेंगे पाठेस्मिन् वर्तते अर्थात इस पाठ में वर्तित है, कहा गया है। क्या कहा गया है? तो कह रहे रोचक संवाद। क्या कहा गया है? रोचक संवाद, अच्छा संवाद। संवाद अर्थात बातचीत, एक दूसरे से जो संवाद होता है, जो बातचीत होती है, अच्छे संवाद को ही संवाद कहते हैं, नहीं तो वाद विवाद हो जाता है वह। और जो संवाद होता है वह कुछ सार्थक अर्थों को निकल करके, कुछ लक्ष्य की प्राप्ति को निकल करके जो वाद होता है उसको संवाद बोलते हैं। तो जो रोचक संवाद है पाठेस्मिन् वर्तते, यह जो रोचक संवाद है उसी का इस पाठ में वर्णन किया गया है। तो कह रहे हैं किसका रोचक संवाद? तो कह रहे हैं संस्कृत भाषायाः महत्व विषये, संस्कृत भाषायाः महत्व विषये, संस्कृत भाषा के महत्व के विषय में, संस्कृत भाषा के महत्व के विषय में इसमें कुछ रोचक संवाद प्रस्तुत किया गया है। और आगे कह रहे हैं कि गुरु शिष्य मध्य संस्कृत कक्षायां, संस्कृत की ही कक्षा थी, संस्कृत के ही क्लास में गुरु और शिष्य के मध्य में कुछ वार्ता हो रही है। ठीक है, गुरु और शिष्य के मध्य में कुछ वार्ता हो रही है, उसी वार्ता को इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। कह रहे हैं अनेन संवादेन छात्राणां ज्ञानवृद्धि जिज्ञासा च प्रवर्तते। अनेन संवादेन अर्थात अनेक संवाद से। संवाद से क्या होगा? जब हम संवाद करेंगे अपने से बड़ा हो चाहे छोटा हो, जब कोई किसी जिज्ञासा को लेकर के संवाद करते हैं तो उससे कुछ न कुछ तत्व निकल करके सामने बाहर आता है। तो वही बात यहाँ पर बता रहे हैं, अनेन संवादेन छात्राणाम ज्ञान वृद्धि जिज्ञासा च प्रवर्तते। संवाद करने से छात्रों में ज्ञान की वृद्धि होती है और उन पर और क्या होता है? जिज्ञासा की प्राप्ति होती है, प्रवर्तित होता है, जिज्ञासा उनके अंदर जागृत होती है। संस्कृतस्य व्यापकत्वं शब्द रचना शक्तिम अन्यमुपयोगम च दर्शयति पाठोयम। कह रहे हैं इस पाठ में क्या प्रस्तुत किया गया है? इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है संस्कृतस्य व्यापकत्वम, संस्कृत के व्यापकता के बारे में। संस्कृत कितना बृहद है, कितना विशाल है, उसका क्षेत्र कितना विशाल है और उसमें क्या क्या प्राप्त होता है,
उसके बारे में और उस संस्कृत की क्या महिमा है उसके बारे में कह रहे हैं। संस्कृतस्य व्यापकत्वं शब्द रचना शक्तिम, और शब्दों के रचना के शक्ति के बारे में बताया गया है। अन्य उपयोग च दर्शयति, और बहुत सारे उपयोग इसके बताए गए हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस पाठ में बताई जाएंगी। आगे लिख रहे हैं, संस्कृत शिक्षकः कक्षां प्रविशति। संस्कृत शिक्षकः कक्षां प्रविशति, जो संस्कृत शिक्षक हैं, जो संस्कृत अध्यापक हैं, जो संस्कृत पढ़ाने वाले गुरु हैं, वो कक्षा में प्रवेश करते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं तो कोई गुरु मान लीजिए मैथ के हैं तो वो प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार जो संस्कृत के जो शिक्षक हैं वो कक्षा में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने पर क्या होता है, छात्राः स्वस्थानात् उत्थाय लिखा है, अर्थात स्वस्थानात् उत्थाय, अर्थात अपने स्थान से उठकर अभिवादनम कुर्वन्ति। जिस प्रकार कोई अध्यापक आपके क्लासरूम में प्रवेश करते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, उनका अभिवादन करने के लिए खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के उनसे गुड मॉर्निंग या सुप्रभातम आदि का उच्चारण करते हैं, या खड़े होकर के नमो नमः आदि का उच्चारण करते हैं। तो ये उनके क्या होता है, स्व अभिवादन आप करते हैं, उन गुरुजन का क्या करते हैं, खड़े होकर के अभिवादन करते हैं। तो इस प्रकार जैसे ही संस्कृत के शिक्षक उस कक्षा में प्रवेश करते हैं तो छात्र अपने स्थान से उठ करके उनका अभिवादन करते हैं, यही लिखा हुआ है। तो शिक्षक क्या बोलते हैं, जैसे ही वो अभिवादन करते हैं तो शिक्षक कह रहे हैं उपविशन्तु, अर्थात बैठ जाइए सर्वे, है ना, सब लोग बैठ जाइए। जैसे भी शिक्षक जब प्रवेश करते हैं तो आप लोग खड़े हो जाते हैं, तो शिक्षक क्या कहते हैं, सभी लोग बैठ जाइए, है ना, उपविशन्तु, अर्थात उपविशन्तु सर्वे, सभी लोग बैठ जाइए। अद्य संस्कृतस्य महत्वं कथयामि, जैसे ही बैठ जाते हैं छात्र तो अध्यापक क्या कहते हैं कि अद्य अर्थात आज संस्कृतस्य महत्वं कथयामि, आज मैं संस्कृत के महत्व के बारे में कहूँगा। अद्य संस्कृतस्य महत्वं कथयामि। इसके बाद रमेश बोल रहा है, वहाँ जो है क्लास में एक रमेश नाम का बालक है, वह रमेश नाम का बालक क्या कह रहा है, इसको देखेंगे। रमेशः गुरुदेव अपि संस्कृतस्य अध्ययनं लाभकरम, हे गुरुदेव, गुरुजी क्या संस्कृत का अध्ययन लाभकर है, क्या संस्कृत का अध्ययन उपयोगी है हमारे जीवन में, यह पूछ रहा है कि हे गुरुदेव, गुरुदेव संबोधन वाक्य, गुरुदेव अपि संस्कृतस्य अध्ययनं लाभकरम, संस्कृत का अध्ययन लाभकर है, उपयोगी है। तो शिक्षक क्या कह रहे हैं, न जानासि वत्स संस्कृतं विना न संस्कृति, हे वत्स, हे पुत्र, हे छात्र, वत्स का मतलब यही हुआ कि हे पुत्र, हे छात्र, हे बालक, न जानासि क्या तुम नहीं जानते हो, संस्कृत के बिना संस्कृति नहीं है, संस्कृत के बिना संस्कृति नहीं है, अर्थात संस्कृत के बिना संस्कार नहीं है। संस्कृत के बिना क्या नहीं है, संस्कृति नहीं है, संस्कृत के बिना संस्कार नहीं है, आचार नहीं है, विचार नहीं है, भाव नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। जब हमारी संस्कृत ही नहीं रहेगी तो वह जो हमारे अंदर जो फीलिंग आती है, जो हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं, वह संस्कृति हमको नहीं प्राप्त हो पाएगी, ऐसा शिक्षक कहते हैं। पुनः एक राजीव नाम का लड़का है, पहले अभी रमेश नाम का लड़का खड़ा हुआ था, अब राजीव नाम का लड़का खड़ा हुआ। वह राजीव नाम का लड़का कह रहा है कि का नाम संस्कृति, यह संस्कृति क्या है, फिर बताइए संस्कृति किसे कहते हैं, संस्कृत और संस्कृति में क्या अंतर है। संस्कृत तो आप देख ही रहे हैं जो संस्कृत विषय आदि है, तो कह रहे हैं संस्कृति क्या है, तो उसी के बारे में गुरुदेव फिर शिक्षक बोल रहे हैं कि संस्कृति किसे कह रहे हैं। कह रहे हैं संस्कृते एव आचाराः, राजीव के पूछने पर शिक्षक बोल रहे हैं संस्कृते एव आचाराः विचाराः भावनाश्च सन्ति। संस्कृत क्या है, तो कह रहे हैं संस्कृति क्या है, तो कह रहे हैं आचार और विचार और भावनाएं ही क्या हैं, संस्कृत हैं। संस्कृत में ही आचार विचार और भावनाएं होती हैं, संस्कृत में ही क्या होती हैं, आचार विचार और भावनाएं होती हैं। और येत्र इमे भवन्ति तत्रैव संस्कृति। और यत्र माने ये जो होता है, अर्थात आचार विचार और भाव, आचार विचार और भाव जहाँ पर होते हैं उसी को संस्कृति कहते हैं। समझ में आया। वो जो राजीव नाम का लड़का था, वो राजीव नाम का जो लड़का था कह रहा है कि संस्कृति किसे कहते हैं, संस्कृत और संस्कृति में अंतर होता है, तो संस्कृति कैसे कहते हैं, तो संस्कृत कह रहे हैं संस्कृते एव आचाराः
विचारा भावनाश्च सन्ति। जो संस्कृत है उसमें आचार विचार और भावना होते हैं। और यत्र इमे भवन्ति तत्रैव संस्कृति, जिसमें आचार विचार और भावनाएं होती हैं उसी को संस्कृति बोलते हैं। आचार विचार और भावनाओं को ही क्या बोलते हैं? संस्कृति बोलते हैं। आगे देखेंगे, एक पुष्कर नाम का बालक है, वह कुछ पूछ रहा है शिक्षक से। क्या पूछ रहा है? कथयन्ति जनाः यत् इयं मृता भाषा। कथयन्ति, पुष्कर कह रहा है कि कथयन्ति जनाः, जनाः अर्थात लोग, कथयन्ति लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? यत् इयं मृता भाषा, यह मरी हुई भाषा है, यह मृत भाषा है, यह लुप्तप्राय भाषा है, ऐसा लोग कहते हैं। लोग क्या कहते हैं कि यह लुप्तप्राय भाषा है, इसको अब कोई पढ़ता नहीं, कोई अध्ययन नहीं करना चाहता है। तो पुनः उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए शिक्षक कह रहे हैं, वत्स ज्ञानहीनास्ते, वत्स ज्ञानहीनात् से शिक्षक कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे पुत्र, हे छात्र, वे ज्ञानहीन हैं जो कह रहे हैं कि यह मृत भाषा है। यह जो कह रहे हैं, जो लोग कथयन्ति जनाः यत् इयं मृत भाषा, ऐसा जो कहते हैं, ऐसे लोग ज्ञानहीनास्ते, वे लोग ज्ञानहीन हैं, वो लोग अज्ञानी हैं, वो लोग मूर्ख हैं, वो लोग पाखंडी हैं, जो लोग इस भाषा को मृत भाषा के रूप में कहते हैं। तो आगे अध्यापक पुनः बोल रहे हैं, अस्यामेव भारतीय भाषाणाम जीवनम, अस्याम एव, इसमें ही भारतीय भाषाओं का जीवन है। अस्यामेव भारतीय भाषाणाम, इसी में भारतीय भाषाओं का जीवन है। सभी भाषाओं की जननी किसे कहा गया है? संस्कृत को कहा गया है। अर्थात जितनी भी भाषाएं हैं उन सब का जन्म कहाँ से हो रहा है? संस्कृत से हो रहा है। तो संस्कृत कैसे मृत भाषा हो जाएगी? संस्कृत मृत भाषा नहीं हो सकती है। इस पर फिर शिक्षक कह रहे हैं, अस्या एव भारतीयाः भाषा निर्गताः, और इस भारतीय, ये जो है, इस भारतीय भाषाएं निकलती हैं, इसी से भारतीय भाषाएं निकलती हैं। अस्या एव, अस्या अर्थात ये जो संस्कृत है, अस्या एव, इसी से ही भारतीयाः भाषा निर्गता। भारतीय जितनी भी भाषाएं हिंदी आदि बोली जाती हैं वो सभी किस भाषा से निर्गत हैं? वो संस्कृत भाषा से ही निर्गत हैं। और तदर्थं सा भाषाणां जननी कथ्यते, इसीलिए यह भाषाओं की जननी कही जाती है। तदर्थं सा, इसीलिए, तद अर्थम सा, यह जो संस्कृत भाषा है, इसीलिए भाषाणां जननी कथ्यते, इसीलिए इसको भाषाओं की जननी कहा जाता है। आगे शिक्षक बोल रहे हैं, आगे पुनः शिक्षक क्या बोल रहे हैं? नेयम मृता भाषा न इयम मृता भाषा, यह मृत भाषा नहीं है। पुष्कर के पूछने पर यह प्रश्न को उत्तर दे रहे हैं गुरुदेव कि न इयम मृत भाषा, यह मृत भाषा नहीं है, अपितु अजरा अमरा च इति, मृत भाषा नहीं है बल्कि यह, अपितु बल्कि अजरा अमरा, यह अजर और अमर भाषा है, न वृद्ध होने वाली है। अजर अर्थात जो जिसमें वृद्धता न हो, अर्थात यह न वृद्ध होने वाली है, और न अमर, न मरने वाली है, अर्थात अमर है। तो यह भाषा कैसी है? अजर है और अमर है। अद्यापिशा जीवति, यह भाषा आज भी जीवन को धारण किए हुए है, आज भी यह भाषा जीवित है, आज भी इस भाषा को बोलने वाले लोग हैं, आज भी इस भाषा को लोग पढ़ने वाले हैं, आज भी इस भाषा को लोग समझने वाले हैं। समझते क्यों हैं? क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, भृगु आदि, जो भी गर्ग आदि, जो काश्यप आदि, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वो इन्हीं भाषाओं को बोलते थे। इसलिए उनका जो रक्त है वो हमारी धमनियों में प्रवाहित होता है, इसलिए हम इस भाषा को बहुत ही सरलता से समझ जाते हैं। तो आज भी अद्यापिशा भाषा जीवति, आज भी यह भाषा जीवन को धारण कर रही है, जी रही है। पुनः रमेश पूछ रहा है, अस्यामेव भारतीय भाषाणां जीवनम, रमेश क्या कह रहा है कि क्या अस्यामेव, क्या इसी से ही भारतीय भाषाओं का जीवन है? क्या इसी से भारतीय भाषाओं का जीवन प्राप्त होता है? अर्थात जितने भी भाषाएं भारत में प्राप्त होती हैं, जितनी भी हिंदी आदि भाषाएं जो दिखाई देती हैं आपको, क्या
क्या इसी संस्कृत से उन भाषाओं का को जीवन प्राप्त हुआ है? क्या इसी संस्कृत से उन भाषाओं का निर्गत हुई हैं इसी संस्कृत से? तो पुनः शिक्षक बोल रहे हैं, शिक्षक क्या रहे हैं, अथ किम और क्या, अथ किम अर्थात और क्या, सर्वाः भारतीय भाषाः संस्कृत भाषाया हृदयं धारयन्ति। सर्वाः भारतीय भाषा, जितनी भी भारत की भाषाएं हैं वह संस्कृत भाषा हृदयं धारयन्ति, वो सभी संस्कृत भाषाओं की ऋणी हैं, वह संस्कृत भाषाओं की क्या है, ऋणी हैं। कहा नहीं जाता कि हम आपके ऋणी हो गए, उसी प्रकार जितनी भी भाषाएं हैं वो संस्कृत भाषा का ऋण धारण किए हुए हैं, संस्कृत भाषा का उन पर उपकार है, वह संस्कृत भाषा को का उपकार माने। अत्रैव प्राचीनम वेदशास्त्राणाम, देखेंगे, अत्रैव प्राचीनम वेदादिशास्त्रम रचितम। अत्रैव, अत्रैव अर्थात क्या हुआ, वहाँ की प्राचीन वेदादि शास्त्र में रचे गए हैं, अत्रैव, है ना, अत्र एव, यहाँ क्या हुआ है, अत्रैव प्राचीनम वेदादि शास्त्रम रचितम, यहाँ पर प्राचीन वेद आदि शास्त्रों की रचना हुई है ना, प्रकट हुए हैं। आगे देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कमालः, तो कमाल नाम का एक बालक होगा, वो कह रहा है शब्दज्ञानाय संस्कृत कोशोपि, शब्दज्ञानाय संस्कृत कोशोपि वर्तते किम, कह रहा है शब्द ज्ञान के लिए संस्कृत कोश भी है क्या, शब्द ज्ञानाय शब्द के ज्ञान के लिए संस्कृत कोशोपि, क्या संस्कृत कोश भी है क्या, शब्द के ज्ञान के लिए, जिसे डिक्शनरी बोला जाता है, तो डिक्शनरी भी है क्या, शब्दकोश भी है क्या, ऐसी पुस्तक जिसमें बहुत सारी मीनिंग लिखी हो, शब्दों का अर्थ लिखा हो, क्या ऐसी कोई पुस्तक है क्या। कमाल नाम का जो छात्र है वह पूछ रहा है कि शब्द के ज्ञान के लिए संस्कृत कोशोपि वर्तते किम, क्या कोई संस्कृत कोश प्राप्त होता है, जो कोई संस्कृत की डिक्शनरी प्राप्त होती है जो शब्द और अर्थ जिसमें प्राप्त होता हो। तो पुनः उसके प्रश्न पर अध्यापक जो है, शिक्षक उत्तर दे रहे हैं। उत्तर देते हुए क्या कह रहे हैं, शिक्षक आम आम, क्या कह रहे हैं, आम आम, आम आम मतलब खाने वाला आम नहीं, आम का मतलब हाँ हाँ, अर्थात हाँ और हाँ, है ना, उसी को आम आम बोला जाता है। आम आम अर्थात प्राचीनाः नवीनाश्च अनेके संस्कृत कोशाः सन्ति, प्राचीन और जो नवीन मतलब पुराने और नए अनेक प्रकार के संस्कृत कोश प्राप्त होते हैं, संस्कृत शब्दकोश प्राप्त होते हैं। शब्द रचना विधिरपि व्याकरणे वर्तते, शब्द रचना विधिरपि व्याकरणे वर्तते, और जो शब्द रचना जो है विधि ही, शब्द की रचना की विधि ही क्या है, व्याकरण है। शब्द रचना विधि अपि, शब्द रचना विधि भी व्याकरण है, व्याकरण को ही क्या कहा जाता है, शब्द रचना विधि कहा जाता है। तेन लक्षशः शब्दाः निर्मीयन्ते अन्यासु भाषासु प्रदीयन्ते, लिखा हुआ है तेन लक्षशः शब्दाः निर्मीयन्ते अन्यासु भाषासु प्रदीयन्ते, लिखा हुआ है जिससे लाखों शब्द निर्मित किए जाते हैं और दूसरी भाषाओं को दिए जाते हैं। किससे, यही जो व्याकरण है, यह शब्द रचना का एक प्रकार से भंडार है, और यह शब्द रचना का भंडार इसलिए है क्योंकि तेन लक्षशः शब्दाः, इसमें लाखों लाख शब्द जो है निर्मित किए जाते हैं और अनेक भाषाओं को उससे दिए जाते हैं, अर्थात अनेक भाषाएं उससे ले लेती हैं, है ना, जो भी भाषाएं बोली जाती हैं, हिंदी आदि जो भी भाषाएं हैं। फिर पुनः पुष्कर नाम का जो छात्र है वह पुनः कुछ प्रश्न कर रहा है, क्या कर रहा है देखेंगे। पुष्कर नाम का जो छात्र है वह कह रहा है अस्याः व्याकरणम अपूर्वम तर्हि, क्या इसका व्याकरण का अपूर्व है, इसका अर्थात व्याकरण अपूर्व है ना, अपूर्व अर्थात क्या व्याकरण अपूर्व है, ये पूछ रहे हैं। अपूर्वम तर्हि, क्या व्याकरण अपूर्व है, व्याकरण का कोई रचना नहीं किया क्या, ये कैसे आई है। तो कह रहे हैं, शिक्षक क्या कह रहे हैं कि अत्र पाणिनि श्रेष्ठ वैयाकरण आसीत, यहाँ पर पाणिनि जो है क्या थे, वैयाकरण थे। पाणिनि नाम के जो ऋषि हुए वो किसकी रचना किए, अष्टाध्यायी नाम की पुस्तक की रचना किए, तो वही वैयाकरण कहलाए। व्याकरण
उसको जो पढ़ने वाले होते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्याकरण के जो ज्ञाता होते हैं उनको क्या कहते हैं? कहा जाता है वैयाकरण कहा जाता है। व्याकरण को पढ़ने वाला जो होता है वो वैयाकरण होता है। तो जो पाणिनि थे, ऐसे पाणिनि कौन थे? अत्र पाणिनि श्रेष्ठ वैयाकरण आसीत। यहाँ पर पाणिनि जो थे वो श्रेष्ठ वैयाकरण थे। और तत्सदृशम न कुत्रापि वैयाकरणो जातः, उनके समान कोई भी वैयाकरण कहीं भी नहीं हुआ। तत्सदृशम, उनके समान, न कुत्रापि, कहीं भी, वैयाकरणो जातः, कोई भी वैयाकरण प्राप्त उत्पन्न नहीं हुआ है, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। पुनः एक लतिका नाम की बालिका है, वह पूछ रही है, यह जो छात्रा है वह पूछ रही है अध्यापक से, किम पाणिनि समानः कुत्रापि वैयाकरणो नास्ति। कह रही है किम पाणिनि समाना, क्या पाणिनि के समान, जो पाणिनि ऋषि हैं उनके समान, कुत्रापि वैयाकरणो नास्ति, कहीं भी ऐसे वैयाकरण नहीं है, ऐसे व्याकरण के ज्ञाता कहीं भी नहीं है। उसके उत्तर पर शिक्षक पुनः कह रहे हैं, आम अस्योत्तरम सर्वत्र मौनमस्ति। हाँ, इसका उत्तर सभी जगह मौन है। इसका उत्तर क्या है? सभी जगह मौन है। अर्थात मौन का मतलब उनके बराबर कोई भी वैयाकरण नहीं थे। मौन का मतलब यह हुआ कि उनका लोग सम्मान करते हैं, उनका अभी भी लोग सम्मान करते हैं, इसलिए हर जगह वो पाणिनि के सम्मान के रूप में, कोई भी वैयाकरण के रूप में अपने आप को प्रस्तुत नहीं किया। इतना सम्मान पाणिनि का कहते हैं। आम अस्योत्तरम सर्वत्र मौनमस्ति। हाँ, इसका उत्तर हर जगह मौन है, इसका उत्तर कहीं मिलता ही नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे। रमा नाम की जो एक छात्रा है वह पूछ रही है, वह क्या पूछ रही है? रमा, गुरुदेव मम पिता कथयति यत् संगणके कंप्यूटर यंत्रे, संगणक किसको कहा जाता है? तो कह रहे हैं कंप्यूटर यंत्रे, कोष्टक में दिया हुआ है। गुरुदेव मम पिता कथयति यत् संगणके अपि संस्कृतं सहायकं भवति। कौन पूछ रही है? रमा पूछ रही है। रमा कह रही है कि हे गुरुदेव, मम पिता, मेरे पिता कहते हैं कि यह जो संस्कृत है यह कंप्यूटर में भी बहुत सहायक है, बहुत ही अत्यंत सहायक है। तो उसके उत्तर पर प्रश्न उसका क्या है कि यह जो मेरे पिता कहते हैं कि कंप्यूटर में भी यह संस्कृत बहुत सहायता प्रदान करती है, बहुत ही अच्छा रूप उसमें जो है दिखता है इसको। तो उसके उत्तर में क्या कह रहे हैं? शिक्षक कह रहे हैं, सत्यम वदति ते पिता, आपके पिता सत्य कहते हैं। अपिचा योग शास्त्रे पतंजलि कृतम योग दर्शनमपि अपूर्वम, और इसी संस्कृत में एक योग शास्त्र लिखा गया। योग शास्त्र लिखा गया किसके द्वारा? पतंजलि के द्वारा लिखा गया, और इसे योग दर्शन भी कहा जाता है, और यह भी अपूर्व है, इसके पहले न कोई किया है और न ऐसी रचना कोई कर सकता है। तो बता रहे हैं, सत्यम वदति ते पिता, आपके पिता सही कहते हैं कि जो संस्कृत की रचना है वह कंप्यूटर में भी बहुत सहायक है। परंतु एक चीज़ और जान लो छात्राओं या छात्र, यह जो एक योग शास्त्र है, उस योग शास्त्र के जो कर्ता हैं वो कौन है? पतंजलि हैं, और उसी योग शास्त्र को योग दर्शन भी कहते हैं। तो कमाल नाम का जो छात्र है वह पुनः पूछ रहा है कि पूज्यवर अर्थात हे गुरुदेव, पूज्यवर अर्थात हे गुरुदेव, श्रूयते यत् संस्कृते क्रियारूपाणि असंख्यानि सन्ति। सुनने में ऐसा आता है कि संस्कृत में क्रिया रूप भी असंख्य हैं। क्रिया रूप अर्थात रूप आदि, धातु रूप आदि भी असंख्य हैं। तो उसके उत्तर पर शिक्षक क्या कह रहे हैं? सत्य में तत्, यह बिल्कुल सही कह रहे हो। धातवः एव द्विसहस्राधिकाः, धातु ही द्विसहस्राधिका अर्थात धातु ही 2000 से अधिक हैं। धातुएं कितनी हैं? 2000 से अधिक तो धातु ही हैं। जैसे गम धातु हो गई, जैसे पठ धातु हो गई, है ना, जैसे वद धातु हो गई, उसी प्रकार लिखत लिखता लिखंती लिख धातु हो गई, ये सब क्या है? धातुएं हैं। तो सेम उसी प्रकार जो है इसमें बताया गया है कि धातवः एव द्विसहस्राधिकाः, धातु ही 2000 से अधिक हैं। तेषां 10 लकारेषु नाना रूपाणि, इस संस्कृत में 2000 से अधिक तो धातुएं हैं
और 10 लकार नाना रूपाणि भवन्ति। और यह जो धातु हैं इनके 10 लकार होते हैं। कितने लकार होते हैं? 10 लकार होते हैं। वैसे तो आप लोग 5 लकारों के बारे में ही जानते हैं, परंतु संस्कृत में 10 लकार होते हैं। लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लुंग लंग लिंग लुंग लिंग, इस प्रकार यह 10 लकार हो जाते हैं। तो ये जो 10 लकार हैं उसी के बारे में बता रहे हैं कि यह जो संस्कृत है इसमें 2000 से अधिक तो धातुएं हैं, और प्रत्येक धातु जो है, जैसे मान लीजिए गम धातु है, गमलरी गतौ गम धातु है, तो गमलरी जो धातु है वह 10 लकारों में विभक्त है। जैसे लट लकार में भवति भवता भवंती बनता है, फिर भविष्यति भविष्यता भविष्यंति बन जाता है, फिर लोट आदि में भौत भवतात भवताम भवंत बन जाता है। तो इसी प्रकार 10 लकारों में वह रूप चलता है। तो आगे बता रहे हैं सर्वेषु लकारेषु नव नव रूपाणि सन्ति, और सभी लकारों के 9 रूप बन जाते हैं, है ना। आगे देखेंगे। पुष्कर पुनः प्रश्न कर रहा है, पुष्कर क्या प्रश्न कर रहा है? पुष्करः धातोऽपि त्रिधा भवन्ति इति भवान् उक्तवान्। धातोऽपि त्रिधा भवन्ति, पुष्कर जो प्रश्न पूछ रहा है कि धातु भी 3 प्रकार के होते हैं, ऐसा आपने कहा, ऐसा आप कह रहे हैं कि धातु भी 3 प्रकार की होती हैं। तो शिक्षक पुनः उसका उत्तर दे रहे हैं। उत्तर देते हुए कह रहे हैं आम केचित् आत्मनेपदसी केचित् परस्मैपदसी केचित् उभयपदसी। धातु जो है 3 प्रकार की होती, कह रहे हैं आत्मनेपद, परस्मैपद और उभयपद, है ना। आत्मनेपद भी होती है और परस्मैपद धातु भी होती है और उभयपद भी होती है। उभयपद अर्थात आत्मनेय और परस्मैपद दोनों जो है दोनों का जो मिश्रण होता है उसे क्या कहते हैं? जिसमें आत्मनेपद भी प्राप्त हो जाएगा और परस्मैपद भी प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार उभयपद उसको बोलते हैं। तो धातु भी तीन प्रकार की हो गई। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। एवं त्रिधा ते भवन्ति, इस प्रकार वो जो धातु होती है वह भी 3 प्रकार की हो जाती है। रहीम नाम का एक लड़का है, वह पूछ रहा है कि तदा तो भाषेयम अतीव जटिला, तदा तो भाषा इयम अतीव जटिला, अरे तब तो यह जो भाषा है वह बहुत कठिन है। ऐसा कौन कह रहा है? रहीम नाम का जो लड़का है वह कह रहा है तब तो यह भाषा अत्यंत कठिन है। तो उसके उत्तर में शिक्षक बोल रहे हैं कि नाना सरलापि सा कठिनापि सा, कह रहे हैं कि नहीं नहीं, यह सरल भी है और कठिन भी है। नाना सरलापि, यह सरल भी है, सा कठिनापि सा, और यह कठिन भी है। सामान्य प्रयोगे सरला, कह रहे हैं कि सामान्य प्रयोग में सरल है, ठीक है, सामान्य प्रयोग में क्या है? सरल है, परंतु गूढ़ विषय निरूपणे जटिला, परंतु गूढ़ विषयों के निरूपण के लिए यह जटिल है। यथेच्छम प्रयोगः क्रियते, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा आप प्रयोग करें, चाहे सामान्य प्रयोग करें और चाहे जटिल प्रयोग करें। संस्कृत का जटिल प्रयोग करेंगे तो प्रौढ़ रूप हो जाएगी, कठिन रूप हो जाएगी, और यदि संस्कृत का सामान्य रूप का वाचन करेंगे तो वह सरल हो जाएगी। पूरा रमा नाम की लड़की पूछ रही है कि गुरुदेव किम विज्ञानानि अपि संस्कृते सन्ति। रमा कह रही है कि हे गुरुदेव, क्या विज्ञान भी संस्कृत में है? विज्ञान जो विषय होता है, विशेष ज्ञान और विज्ञान के रूप में जिससे जो विषय आप समझ सकते हैं अपनी मेधा के अनुसार, तो वही रमा पूछ रही है कि क्या गुरुदेव विज्ञान भी इस संस्कृत में प्राप्त होता है? तो शिक्षक कहते हैं कि किम कथयसि भूगोल खगोल विषये आर्यभटीयम बृहत् संहिता इत्यादि ग्रंथाः प्रसिद्धाः। कह रहे हैं क्या कह रही हो, क्या कहते हो? भूगोल खगोल विषय के आर्यभट्टीय बृहत् संहिता इत्यादि ग्रंथ जो है इसमें क्या होता है? प्रसिद्ध हैं। जो कह रहे हैं विज्ञान के जो ग्रंथ हैं, भूगोल खगोलीय विषय के जो ग्रंथ हैं, आर्यभट्टीयम और बृहत् संहिता, आर्यभट्टीयम और बृहत् संहिता, ये कैसे ग्रंथ हैं? वैज्ञानिक ग्रंथ हैं। तो ये दोनों ग्रंथ जो है संस्कृत में ही प्राप्त होते हैं। राजीव कह रहा है अतः परम नास्ति किमपि, अतः परम नास्ति किमपि। राजीव जैसे ही वह जो शिक्षक बोलते हैं, शिक्षक के तुरंत बाद राजीव बोल रहे हैं। राजीव क्या कह रहे हैं? लेकिन क्या यह अधिक नहीं है? अतः
परम नास्ति किमपि, क्या यह बहुत अधिक नहीं है? शिक्षक, तुरंत शिक्षक बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं देखेंगे। शिक्षक कह रहे हैं कि कथम नास्ति बीजगणितं चिकित्साशास्त्रं भौतिकविज्ञानं रसायनशास्त्रं वनस्पतिविज्ञानं वास्तुविज्ञानं विधिशास्त्रं संगीतशास्त्रम् इत्यादीनि नानाग्रंथेषु प्रकाशितानि सन्ति। और कह रहे हैं कि यह जो राजीव जैसे कहा कि यह बहुत अधिक नहीं हो गया, जो आप बोल दिए कि इसमें आर्भटी यमादि बृहद संहिता आदि सब प्राप्त होते हैं, तो कह रहे हैं कथम नास्ति, यह कैसे नहीं हो सकता है। जो हमारे ग्रंथ प्राप्त होते हैं संस्कृत में, बीजगणित भी प्राप्त होता है, चिकित्सा शास्त्र भी प्राप्त होता है, भौतिक विज्ञान भी प्राप्त होता है, रसायन शास्त्र भी प्राप्त होता है, वनस्पति विज्ञान भी प्राप्त होता है, और वस्तु विज्ञान भी प्राप्त होता है, विधि शास्त्र भी प्राप्त होता है, संगीत शास्त्र भी प्राप्त होता है। इत्यादि नाना ग्रंथेषु प्रकाशितानि सन्ति, ये सब जो है ग्रंथ हमारे संस्कृत में प्रकाशित किए गए हैं। जो प्राचीन आचार्य हैं वो सब लिखे हुए हैं। प्राचीनम भारतीयम विज्ञानम पठितव्यम, प्राचीन भारतीय विज्ञान को आप सब लोग पढ़िए, पढ़ना चाहिए। प्राचीन भारतीय विज्ञान को क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। आगे देखेंगे। पुनः जो है रमा पूछ रही है, रमा क्या कह रही है, किम प्रतियोगी परीक्षासु संस्कृतम उपयोगी वर्तते? किम प्रतियोगी परीक्षासु संस्कृतम उपयोगी वर्तते, कह रही है क्या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी जो यह संस्कृत है यह उपयोगी है कि नहीं? तो शिक्षक पुनः उसमें उत्तर में कह रहे हैं, प्रायः सर्वत्र प्रकाशनिक परीक्षासु संस्कृतमपि ऐच्छिको विषयः। गुरुदेव कह रहे हैं प्रायः सभी प्रशासनिक परीक्षाओं में, प्रायः सर्वत्र प्रशासनिक परीक्षासु, प्रायः सर्वत्र अर्थात हर जगह, प्रायः हर जगह जो प्रशासनिक परीक्षाएं होती हैं, जो प्रशासनिक परीक्षाओं में संस्कृत भी ऐच्छिक विषय है। प्रशासनिक परीक्षासु संस्कृतमपि ऐच्छिको विषयः, उसमें संस्कृत भी ऐच्छिक विषय है। अब यदि आपकी इच्छा हो तो आप संस्कृत विषय लेकर के भी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले सकते हैं। रहीम पुनः कह रहा है कि तदा तु इयम अतीव उपयोगिनी भाषा, तब तो यह जो भाषा है बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि उसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आप भाग ले सकते हैं, अर्थात नौकरी आदि भी कर सकते हैं। जो तो आगे कह रहे हैं शिक्षक, अथ किम, हाँ निश्चित ही कर सकते हैं। पुष्कर पुनः कह रहा है कि तर्हि नूनमेव सर्वैरस्माभिः मनोयोगेन संस्कृतं पठनीयं धन्येन भाषा। जो पुष्कर है वह कह रहा है कि तर्हि नूनमेव, तर्हि तो फिर नूनमेव अर्थात निश्चित ही, अवश्य ही, सर्वैः अस्माभिः हम सभी के द्वारा, मनोयोगेन पूरे मन से संस्कृतम पठनीयम संस्कृत को पढ़ना चाहिए, और धन्येन भाषा, यह भाषा धन्य है। ऐसा कौन कह रहा है? पुष्कर। तो साथियों अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, अभी तक ये यहीं पर इस पाठ का समापन हो जाता है। तो अभी तक हम लोग जो पढ़े उसमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई। तो एक बार उसको हम लोग जब भी प्रश्नोत्तरी करेंगे तो उस प्रश्नोत्तरी के भाग में आ जाएगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, और चैनल को, संस्कृत ज्ञानामृतम नामक चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे द्वारा अपलोडेड वीडियो आपको, उनका नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे, और आप इन वीडियोज़ को देख करके अपनी परीक्षा में अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।